अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है और दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और जनाब आपका जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा और पुरसुकून गुजरा होगा। वीकेंड पर कुछ हैपनिंग भी थी, कल 14 अगस्त गुजरी है तो बहुत सारा आपने एंजॉय भी किया होगा वीकेंड को। लेकिन पुरसुकून रहने के लिए हमारे लिए ख़ासतौर पर ज़रूरी है कि ख़ुद को ये हम लोग महसूस करवाएं कि हम पुरसुकून हैं। और दरअसल यही असल मुश्किल काम होता है। बहुत से लोग बाज़ाहिर तो पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं या हमें नज़र भी आ रहे होते हैं, मगर पसे पर्दा वो जहनी तौर पर ख़ुद को पुरसुकून महसूस नहीं करवाते, जिससे उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती है। और आज के दौर में जहाँ ज़िंदगी बेतहाशा मसरूफ़ हो चुकी है, वहाँ अपने लिए वक्त निकालने की कोई जहमत ही गवारा नहीं करता। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जहनी तनाव और परेशानी से निजात के लिए ज़रूरी ये है कि हफ्ते में कम से कम एटलीस्ट एक दिन ऐसा ज़रूर गुजारा जाए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करें और उस वक्त को एंजॉय कर सके। तो वीकेंड एक ऐसा मौका होता है जब आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और ख़ुद को ये महसूस करवा सकते हैं कि जनाब आप पुरसुकून हैं। और मंडे को जब एक नए दिन की शुरुआत होती है, एक नए हफ्ते की शुरुआत होती है, तो उसका आगाज़ करना चाहिए भरपूर अंदाज से करना चाहिए, एनर्जी मुस्बत सोच और मुस्बत एनर्जी के साथ करना चाहिए ताकि आपका जो पूरा हफ्ता है वो अच्छा गुजर सके, एनर्जाइज गुजर सके। तो आज आपने भी आगाज़ करना है अपने नए हफ्ते का, नए दिन का, तो जनाब एनर्जी के साथ उठे, अच्छा सारा ब्रेकफास्ट करें, अपने कामकाज पे जाइए, सबसे अच्छे तरीके से मिलिए और जो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं हम और बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और जनाब आज हमने बात करनी है ऑरल हाइजीन। तो ऑरल सेहत जिस्मानी सेहत से भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। हमें लाहक होने वाली बेशतर बीमारियों की वजह मुनासिब अंदाज में ओरल हेल्थ केयर का ना होना होता है। और उस वजह से कहा जाता है कि दांत अच्छे होते हैं तो सेहत भी अच्छी होती है। और वैसे भी सेहतमंद दांत और मसूड़े अपनी शख्सियत और मुस्कुराहट में एक निखार पैदा कर देते हैं। लेकिन मुनासिब ओरल हेल्थ केयर ना होने की वजह से दांतों और मसूड़ों की बीमारियां आम होती जा रही हैं। मसूड़ों से खून आना एक अहम मसला है जिनका सामना उम्र के किसी भी हिस्से में हमें करना पड़ सकता है। मसूड़ों से खून रसना, मुंह से बदबू आने की एक और अहम और बड़ी वजह बनती जा रही है जो किसी भी शख्स के लिए बाइसे शर्मिंदगी बन सकती है। अक्सर लोग ये भी आपको शिकायत करते हुए नजर आएंगे कि हम बाकायदगी से टूथब्रश करते हैं लेकिन ब्रश करने के बाद जो गम्स हैं वो रेड हो जाते हैं और उनके अंदर से खून रसना शुरू हो जाता है। तो इस मर्ज को मामूली समझकर हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मसूड़ों से खून आना कई खतरनाक बीमारियों की वजह भी बन सकता है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि टेढ़े दांत जो है एक बहुत बड़ा मसला है जिसके लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ब्रेसेस का इस्तेमाल जो करते हैं वो अगर डेंटल सर्जन से ना लगवाए जाएं तब भी एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि आपके दांत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमने किस तरह निकलना है, किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है ख़ासतौर पर दांतों की बीमारियों से, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर ताहिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब ये जो दांतों की बीमारियां हैं इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। मतलब हम लोग टूथब्रश तो करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम टूथब्रश करते हैं लेकिन उसके बाद खून आना शुरू हो जाता है खासतौर पर मसूड़ों से, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी। और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान शेयर करूंगा कि अगर मेरी उम्मत में भारी ना होता तो मैं हर नमाज से पहले मसवाक को फर्ज करार देता। इससे हमें एहसास होना चाहिए कि दांतों की सफाई का ख्याल रखना कितना जरूरी है कि हम अगर नमाज भी पढ़ते हैं तो उससे पहले भी अपने मुंह और दांतों को साफ करना बहुत जरूरी है। और हम जब वजू भी करते हैं तो सबसे पहले हम हाथ धोने के बाद कुल्लियां ही करते हैं। प्रिवेंशन बात करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि हम बच्चों से बात को शुरू करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ समझी जाती है कि जो बच्चों के दांत हैं या बच्चे हैं उनके लिए ब्रश करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैं चंद मोटी मोटी बातें शेयर करूंगा, डिटेल में जाएं तो बहुत लंबे सेशन चलेंगे। कि सबसे पहले जो छोटा बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसको भी सफाई की ज़रूरत है। हम उसको ब्रश तो नहीं दे सकते, तो उसके लिए माँ को चाहिए कि आम गॉस पीस ले ले, मलमल का कपड़ा साफ ले ले, उसको अच्छी तरह धो ले और नरम हो जाएगा। अपनी उंगली पे लपेट ले एक उंगली के साथ,
जो बच्चे के 6 माह के बाद दांत आना शुरू हो जाते हैं, 2, 3, 4 दांत जो आगे हैं, तो उनके ऊपर हल्का हल्का दिन में 3-4 दफ़ा फेरे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे के दांत ख़राब होने के चांसेस कम होना शुरू हो जाए। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा इससे पीछे चले जाए, दांतों की बीमारियां स्टार्ट कहाँ से शुरू होती हैं? प्रिवेंशन स्टार्ट हो जाती है बच्चे के लिए माँ के पेट से। माँ के पेट में जब बच्चा है तो जिससे हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अगर माँ की डाइट अच्छी नहीं, माँ स्ट्रेस में है, किसी वजह से माँ के पेट में बच्चे को कोई इशू बन गया, कोई स्ट्रेस की वजह से माँ गिर गई, तो बच्चे की नशोनुमा पे फर्क पड़ता है। जी जी। बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा पे फर्क पड़ता है। वहीं से स्टार्ट हो जाती है बच्चों की हड्डियाँ बननी भी, और दांतों की ग्रोथ भी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अगर उसी दौरान प्रॉपर माँ का ख्याल रखा जाए, माँ को अच्छा माहौल दिया जाए, पुरसकून वक्त गुजारने दिया जाए, जो 9 माह जो बच्चा माँ के पेट में रहता है स्ट्रेस फ्री हो, तो बच्चे की मुंह की हड्डियाँ भी और दूसरी जिस्म की हड्डियाँ भी जो उस वक्त ग्रो हो रही होती हैं, या वो जेनेटिकली उसके अंदर एक, तो बहुत सारी चीज़ों से दांतों की हड्डियाँ जो जबड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं उससे बचा जा सकता है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात ब्रश करने की, तो बच्चा का उम्र जब 1.5 से 2 साल की हो गई तो बच्चा माँ को रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाता है। आप स्पून के साथ बच्चे की फीडिंग भी शुरू कर देती हैं, हल्की सॉफ्ट डाइट देती हैं, तो उसी वक्त से ही बच्चे को बगैर टूथपेस्ट के हमें आदत डालनी चाहिए। पहले माँ को खुद सॉफ्ट सा प्यारा सा ब्रश लेके दें बच्चे को, खुद माँ बाप बच्चे के सामने ब्रश करें। और ये एज ऐसी होती है कि बच्चे सीखते हैं बड़ी जल्दी। जब बच्चे देखते हैं कि मेरी माँ और मेरा बाबा या घर में कोई और उसके सामने ब्रश कर रहा है, तो वो भी ब्रश से खेलने की कोशिश करता है। तो इसी दौरान माँ को चाहिए कि हल्का हल्का ब्रश उसके दांतों के ऊपर करे। ठीक है। इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते करते जब बच्चा टूडल एज में आता है, 1 to 3 years, ये एज ऐसी है जिसमें बच्चा आपकी बहुत सारी बातों को समझना शुरू हो जाता है। बच्चों को ब्रश करने की आदत डालें। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे कि हम पेसिफायर का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा है। माँ ने काम भी करना है, बच्चा भी इरिटेट हो रहा है, तो माँ कोशिश करती है कि अच्छा बच्चे को सुलाया है, अब उठे ना, मैं इसके मुंह में चूसनी डाल दूँ। जो कि वो जो पेसिफायर है, चूसनी है, वो 3 साल की एज तक तो ठीक है। बच्चे को हमने रिलैक्स करना है, सुलाना भी है, माँ ने अपना काम भी करना है, उसके बाद उसको छुड़वाना चाहिए। अगर ये चीज़ें हम नहीं छुड़वाते तो आहिस्ता आहिस्ता जो ही एज बढ़ती जा रही है, ये चीज़ें बच्चे के जबड़े के ऊपर और नीचे वाला जो जबड़ा है उसकी ग्रोथ पे अफेक्ट करती है। जबड़ा बढ़ भी सकता है, जबड़ा खुल भी सकता है, नीचे वाला जबड़े की ग्रोथ रुक भी सकती है, बढ़ भी सकती है। फिर इसके बाद जो ही बच्चा 6 साल, लेकिन पेसिफायर के बारे में डॉक्टर साहब कहा जाता है कि जो मेडिकेटेड पेसिफायर है वो नॉर्मल से बेहतर है। नहीं, वो कोई भी अब दें, मेडिकेटेड दें, नॉर्मल दें, जो भी दें, मैं तो सिर्फ टाइमिंग्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। कि 3 साल की एज तक तो ठीक है, उसके बाद देंगे तो वो प्रॉब्लम उसके बाद फिर अलार्मिंग स्टेज ओके। जितनी देर हम मजीद इस्तेमाल करवाएंगे वो बच्चे के जो दांतों पे अफेक्ट आने हैं उसके साथ शुरू हो जाएंगे। मतलब हर किसी की पेसिफायर दे सकते हैं ना, वो तो कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं देने में, उसमें हर्ज नहीं, लेकिन आप पहले 3 साल तक दे दें उसको बच्चे को। अगर वैसे भी आप देखें, बच्चा बाज का देखेंगे माँ के पेट में भी होता है तो ऊँटा चूसता थम सकिंग की भी आदत है बच्चों को, लेकिन इस आदत से हमें जल्दी छुटकारा भी पाना है। ठीक है। प्री स्कूल एज में बच्चों को हर हाल में थम सकिंग से और कोई किसी भी किस्म का पेसिफायर नहीं देना चाहिए। ठीक है। उससे होगा ये कि बच्चे की दांतों की ग्रोथ रुक जाएगी। वो कैसे रुकेगी? बढ़ जाएगी। जब दांतों की हड्डियां ही प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगी, वक्त से पहले ज्यादा बढ़ जाएंगी, नीचे वाले जबड़े की ग्रोथ रुक जाएगी या बढ़ जाएगी, तो उससे फिर होगा ये कि आने वाले दांत सीधे तो नहीं आएंगे, टेढ़े हो जाएंगे। वो ये प्रोसेस हमें शुरू से देखना पड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये कि हमारा बच्चों के साथ लाड और प्यार शुरू भी टॉफी और चॉकलेट पे होता है और खत्म भी इसी पे होता है। दे टॉफियाँ चॉकलेट, मना नहीं है, अच्छी कंपनी की बनी हुई अच्छी, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को ये चीजें कम से कम दी जाए। एक तो कम से कम, और उस वक्त दी जाए जब बच्चे का सोने का टाइम नहीं है। ओके। और फिर आदत डालें, आप खुद भी बच्चे के सामने खा लें, लेकिन खाने के बाद कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा फौरन अच्छी तरीके से कुल्ली करे। अब हर वक्त तो आप बच्चे को ब्रश नहीं करा सकती, ब्रश आप दिन में 2 से 3 दफा करेंगी, तो लिहाजा कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा उस वक्त खाए जब बच्चा उसके बाद ब्रश करे। ठीक है, ठीक है। अब बात आ गई असल बात, जो टेढ़े मेढ़ों की बात, असल दुनिया जो जिस तरफ जा रही है कि वो ब्रेसेस लगे, अलाइनर्स लगे या इम्प्लांट्स की तरफ बात जाती है। अगर हम प्रिवेंशन पे जोर देंगे तो क्योर पे जोर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब जिस कंट्री में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, तो गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि डेंटल ट्रीटमेंट अपने हर
सिटीजन को फ्री में दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें हम ये जरूर कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने अवेयरनेस क्रिएट करें, बच्चों को, बड़ों को बताएं, माँ बाप को बताएं ये वाले प्रॉब्लम्स ही कम से कम ये प्रॉब्लम कम से कम हो। ठीक है। अब जैसे ही बच्चा थंब सकिंग कर रहा है, अंगूठा चूस रहा है, या कोई ना कोई पेसिफिर यूज कर रहा है, या कोई और इशू है रिलेटेड। अच्छा, ये मसले आ जाते हैं जब, तो फिर कब जाके ब्रेसेस लग सकते हैं? मैं उसी तरफ जाना चाह रहा हूँ कि जब ये, और कई दफा आपने देखा होगा हमारे घरों में बच्चे सोते हैं मुंह खोल के सोते हैं, हम बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करते। बच्चों का नाक बंद है, गला बंद है, गला खराब है, हम उसको रूटीन में एंटीबायोटिक दे के तो गुजारा करने की कोशिश करते हैं कि जी बच्चे का गला खराब है। फ्रीक्वेंटली बच्चे का गला खराब हो रहा है, नाक बंद हो रहा है, बच्चा मुंह खोल के सोता है, तो हमें इसको बड़ा अलार्मिंगली सोचना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है। फौरन से पहले पीडियाट्रिशियन को भी चेक करवाएं और ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं। टॉन्सिल्स, एडिनाइड्स, कोई ऐसी चीज अगर है जो बच्चों को नाक के जरिए सांस लेने से रोक रही है, जब बच्चा नाक के जरिए सांस नहीं लेगा तो मुंह खोलेगा, जब मुंह खोलेगा तो अल्टीमेटली मुंह के अंदर जो दांत पड़े हुए हैं, जो बोन पड़ी हुई है, वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी। और उसमें होगा ये कि अगर शुरू में हम उसको कंट्रोल कर लें तो गालिबन कुछ 100 में खर्चा होगा, लेकिन जितना डिले करते जाएंगे ये तो चीज वो बढ़ता जाएगा खर्चा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लिहाजा शुरुआत बच्चा के पैदा होने से इन्फेंट स्टेज में, टोडलर एज में, प्री स्कूल तक हमें ये चीजें कवर करनी चाहिए। ठीक है। फिर जो ही बच्चा स्कूल एज में जाता है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम डेंटिस्ट को बच्चे को, जब बच्चा 6 साल का, 6.5 साल का, 7 साल का है, तो एक दफा विजिट जरूर करवाएं। डेंटिस्ट आपको हम लोग तो डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारी मतलब प्रैक्टिस ये है कि जब तक हमें कोई मसला नहीं हो जाता, दांत में दर्द नहीं हो जाता या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। जी, इसी वजह से कहा जाता है कि हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट के पास या 6 माह बाद या साल बाद इवन जनरल फिजिशियन के पास भी विजिट करना चाहिए। ठीक है। अब डेंटिस्ट, आपने देखा होगा, अब मैं एक और बात शेयर करता हूँ कि हमारे घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो माएँ, दादियाँ, नानियाँ उसके सर के नीचे कोई ना कोई सॉफ्ट चीज़, इवन के प्लेटें और पिरचें भी रखती हैं, लेकिन वो नहीं रखनी चाहिए, कोई सॉफ्ट चीज़ रखनी चाहिए ताकि बच्चे मुंह ऐसा करे कि सर प्यारा बन जाए। उस वक्त होता ही है कि रीमॉडलिंग हो सकती है, जो बोन सॉफ्ट होती हैं सर की हड्डी। इसी तरह ही अगर आप कभी देखा होगा कि घरों में दादियाँ, नानियाँ जब देखती हैं कि बच्चे की जबड़ा या दांत बाहर है किसी तरीके से, दांत उस वक्त नहीं होते, हड्डी में होती है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे प्रेस करते हैं। हाँ जी। और ये भी एक तरीका कार ठीक है, उस एज में हम रोका जा सकता है। ओके। अब डेंटिस्ट्री बहुत आगे चली गई, हम अपने जबड़े की ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी, जबड़े की ग्रोथ को रोक भी सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि जब माँ बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपने बच्चों को गाहे बगाहे चेक करते रहें और हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट के पास लेके जाएं। लेकिन अगर हर 6 माह के बाद तो बारी आएगी बहुत बाद में, लेकिन 6-6.5 साल की एज में जब बच्चे के दूध के दांत गिरने वाले हैं और नए आने शुरू हो जाते हैं, तो डेंटिस्ट को दिखाएं ताकि डेंटिस्ट इस चीज से आपको बता सके कि हाँ जी इस वक्त इसके दांतों में ये कंडीशन है, हम इसकी हड्डी को ऐसे कर सकते हैं। और ये जो एज 6 से 12 साल की है, ये बड़ी अहम एज है। ठीक है। ब्रेसेस, क्योंकि डॉक्टर साहब टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, तो ब्रेसेस की तरफ आ जाते हैं। अब अगर बोन, हड्डियों की ग्रोथ हमने देख लिया, डेंटिस्ट ने आपको बता दिया कि हाँ जी आने वाले वक्त में बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। मेरे दांत क्यों होंगे? उसी वक्त होंगे जब दांतों की हड्डी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है। ऊपर वाले जबड़े की, नीचे वाले जबड़े की। अगर हमने उस टाइमली उसको डेंटिस्ट को दिखा लिया, उसने आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास भेज दिया, तो आप ये जरूर उसमें हो सकता है कि हम दांतों की हड्डी की ग्रोथ को बेहतर करके और दांत को टेढ़े मेढ़े होने से बचाया। अच्छा। लेकिन फिर भी अगर दांत टेढ़े मेढ़े आ गए, हम केयर नहीं कर सके, तो उसका अल्टीमेटली ट्रीटमेंट अवेलेबल है, फिक्स ब्रेसेस है, आजकल नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, कैड-कैम टेक्नोलॉजी है, क्लियर अलाइनर्स, हाँ जी, क्लियर अलाइनर्स के साथ इवन के पाकिस्तान में अवेलेबल है क्लियर पास क्लियर अलाइनर्स। अच्छा। क्लियर पास क्लियर अलाइनर्स वाले आपको अपनी कैड-कैम टेक्नोलॉजी के जरिए बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी दर्द के बच्चे को एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आप घर बैठ के भी अपने दांत ठीक कर सकते हैं। ओके। इसमें डेंटिस्ट के पास विजिट बड़े कम से कम है। ठीक है। और ये तरीकाकार फिक्स बेसिस, नो डाउट एक बड़ा अच्छा तरीकाकार है और अल्टीमेटली हल है ये। लेकिन 60 to 70% केसेस में हम अपने पेशेंट को क्लियर अलाइनर्स के साथ ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्लियर अलाइनर्स के लिए हमें सबसे पहले ये भी देखना चाहिए क्या बच्चे के सब दूध के दांत गिर गए, ठीक है, क्या बोन की ग्रोथ प्रॉपर हो गई, क्योंकि हम क्लियर अलाइनर के साथ हड्डी को बढ़ा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। लेकिन ये जो ब्रेसेस का टाइम पीरियड है, एक तो डॉक्टर साहब वो बता दें कि कौन सी उम्र में लगवा सकते हैं, मतलब टीन एज में कौन सी उम्र हो सकती है कि जिससे लगवाए जा सकते हैं?
बाज़ औक़ात ये आपको डेंटिस्ट देख के बताएगा कि कभी कभार हमें जब दूध के दांत भी थोड़े से मुंह पड़े हों तो तब भी ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, जिसमें हमें थोड़ी सी बोन को एक्सपैंड करना पड़ता है। कंडीशन पे डिपेंड करता है ना कि आपके जो बोन की या जो आपके माउथ की कंडीशन क्या है। दूसरा मुझे बताइए कि अलाइनर्स के बारे में आजकल ये बड़ा कहा जाता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और जो मिडिल क्लास की जो एक लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये भी एक किसी हद तक ठीक भी है, महंगी भी है ना कि क्लियर अलाइनर्स ही महंगे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट डेंटल ट्रीटमेंट हाँ जी, डेंटिस्ट्री वैसे ही महंगी थोड़ी। तो इसमें क्लियर अलाइनर का सबसे बड़ा आपको एडवांटेज ये है कि एक तो पेशेंट खुद इसको चेंज कर सकता है, ठीक है, बार बार डेंटिस्ट के पास आपको आना नहीं पड़ता। ओके। और जो फिक्स ब्रेसेस के साथ हमें साइड इफेक्ट्स दांतों के नुकसान होते हैं, हम उससे बच सकते हैं। फिर फिक्स ब्रेसेस के ज़ाहिर जब लगे हैं, बच्चा या बड़ा जिसको भी लगे, किसी भी एज में लग सकते हैं। और अब उम्र की भी कोई कैद नहीं, 60, 70 साल, 80 साल की एज तक भी आप दांत ठीक करवा सकते हैं। अच्छा, ओके। सिर्फ अलाइनर्स में हम ये ख्याल करते हैं कि बच्चे के दूध के दांत सब जा चुके हों और असली जो परमानेंट टीथ वो आ चुके हों, ताकि अलाइनर्स को काम करने का प्रॉपर मौका मिले। और अलाइनर्स कब तक कितनी देर तक उनकी ड्यूरेशन? अलाइनर्स 6 माह, साल, अच्छा, 1.5 साल तक बड़े अच्छे रिजल्ट उसके साथ मिलते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट जो केसेस हैं जिसमें स्पेसिंग है, क्राउडिंग है, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं उसके। ये पाकिस्तान में, मैं अब ये भी आपको अच्छी बात बताऊं कि बंद तो पाकिस्तान में पिछले 15 साल से रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है ना लोगों लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। बस ये एक बात फैला दी कि जी बड़े महंगे हैं, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और यहाँ से बन के अमेरिका, कनाडा और बाहर जाते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर पाथ क्लियर लाइनर्स 27 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, दैट्स गुड। और हमारे अपने डेंटिस्ट की प्रॉपर टीम है, ऑर्थोडोंटिस्ट की टीम है, जिनके ट्रेनिंग सेशंस चलते रहते हैं। पिछले दिनों भी हमारे पास फॉरेनर्स का ग्रुप आया है अमेरिका से, और वो आके हमारा प्रोसेस भी देखते हैं, हमारे डॉक्टर से उनकी डिस्कशन भी चलती है। और इसके साथ क्लियर लाइनर की जो टेक्नोलॉजी है, चूँकि नई टेक्नोलॉजी है, हम खुद इस, चूँकि मैं कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन को हेड करता हूँ, तो हम इसके डिफरेंट कोर्सेज भी करवाते हैं, ट्रेनिंग सेशन भी करवाते हैं, ठीक है, अपने यंग डेंटिस्ट के लिए, ताकि डेंटिस्ट को इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। क्योंकि ये एक बड़ा आसान तरीका है कि आप ऑर्थोडोंटिस्ट बने बगैर, जो 5-7 साल के कोर्स किए बगैर, तो आप एक आसानी के साथ अपने पेशेंट्स को एक रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और ये बहुत महंगे नहीं है अगर इसको हम कंपेयर करें मिडिल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ, कनाडा के साथ, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे फिर भी उससे थोड़ा सा बेहतर है, यहाँ पे जितने प्राइसेस हैं। और वो फिक्स ब्रेसेस उसके भी डॉक्टर्स 1.5 से 2 लाख 3 लाख चार्ज करते हैं, तो इसका भी इतना ही बनता है। और इसके अलावा अगर आप क्लियर पाथ के सर्टिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं, ठीक है, तो आपको वो क्लियर अलाइनर के साथ साथ और बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी कि जिससे आप एडवांटेजेस ये है ना इसके फिक्स ब्रेसेस के साथ। बहुत से लोग जो है वो इरिटेशन भी हो जाती है, उनको पसंद नहीं आता कि हमारी नज़र भी आ रहे हैं, ब्रश करने में भी परेशानी पेश आती है, तो उसकी वजह से एडवांटेजेस ही हैं। डॉक्टर ताहिर महमूद डेंटल सर्जन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और दांतों के वाले से हम जनाब बात करते हैं कि ओरल हेल्थ को किस तरह बरकरार रखना है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने इंसान का काम बहुत आसान कर दिया और हर शोबे में एक इनकलाब बरपा है। मैं एक जगह पढ़ी थी कि मौजूदा दौर में पैसा कमाने के हवाले से सबसे आसान ये वाला दौर चल रहा है, जिसमें कोई भी शख्स बगैर नौकरी किए घर बैठे लाखों रुपए कमा सकता है। और मैं ये वसूख के साथ कह रही हूँ कि वो कमा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको डिजिटल होना पड़ेगा। आजकल हर जगह ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग का चर्चा सुनाई देता है, और बिजनेस कोई भी हो, रिवायती हो, यहाँ पे ई कॉमर्स मार्केटिंग उसका सबसे अहम पहलू होता है। डिजिटल बिजनेस के लिए मार्केटिंग भी डिजिटल ही रिक्वायर्ड होती है, और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड बन चुकी है जिसकी दुनिया भर में डिमांड हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और ये काम ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, और ना ही इसके लिए किसी डिग्री की आपको ज़रूरत होती है, ना ही कोई एज लिमिट है आपके लिए।
पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ की बात है कि अमेरिका की टॉप कंपनी में से वेफेयर कंपनी ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए जिस डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर किया है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के शहर बहावलपुर से है और उनकी उम्र महज 18 साल है और हमने उस कम उम्र तरीन इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को अपने प्रोग्राम में आज मधु कर रखा है। उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और आज ये भी जानने की कोशिश करते हैं जनाब कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसका स्कोप क्या है, पाकिस्तान इस फील्ड में कहां पर खड़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैयद कौसैन हैं, कम उम्र तरीन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है आज के शो में डिजिटल मार्केटिंग के गुरु हैं सैयद काशिफ शाह हैं जो कौसैन के उस्ताद भी हैं। तो काशिफ आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और कौसैन आपको भी मैं वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो आप दोनों को ही बहुत मुबारक कि आपका जो बच्चा है या आपका जो स्टूडेंट है इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है और कौसैन आपको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप वहाँ पर हायर हो गए हैं और अब वहाँ पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। स्टोरी हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि किस तरह ये मुमकिन हो पाया। अच्छा, यूँ है कि आज से कुछ 2 साल पहले मैं रैंडमली जो है सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था और मैंने सर्च की वहाँ पर एक वीडियो देखी। ठीक है। तो वो वीडियो देखने के बाद जो है ना मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट हुआ, थोड़ा सा मैंने जो है ना यूट्यूब वगैरह से रिसर्च की। उसके बाद मैंने सर से ट्रेनिंग ली। ओके। सर से ट्रेनिंग लेने के बाद सर ने मुझे जिस तरह से गाइड किया और जिस तरह से चीज़ें, उसके बाद मैं खुद को सोशलाइज़ कर लिया, खुद को डिजिटलाइज़ कर लिया, अपनी प्रेजेंस जो है सोशल मीडिया के ऊपर मैंने जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना लिया और अच्छी प्रेजेंस बनाई, जिसके थ्रू मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया, जिसके थ्रू जो है काफ़ी जो है ना फॉलोइंग बढ़ी और कंपनीज़ ने, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी और लाइव सेशन में भी मैं कंपनीज़ के सॉल्यूशंस देता हूँ उनके प्रॉब्लम्स की, उनकी मार्केटिंग की। तो वो चीज़ देखकर बड़ी बड़ी कंपनीज अब खुद कांटेक्ट करती हैं। वो चीज़ देखकर जो है उस कंपनी ने कांटेक्ट किया और वो इसी तरह से जो है ना फिर उनके साथ सारा लीगल कांटेक्ट हुआ और इसी तरह से उन्होंने हायर किया। क्या बात है, मतलब काशिफ आपने तो अपना वो जो सारा कुछ होता है ना इल्म होता है हमारे पास और वो आप बांट रहे हैं लोगों तक और वो नजर भी आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से पहली अचीवमेंट नहीं है आपकी, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारे अब देखने वालों को ये तो आपने अचीव कर लिया है, अब जो हमारे देखने वाले उनको बताइए कि ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसका इतना स्कोप क्यों बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया जो है ना हम सबको पता है डिजिटल होगी सारी। कोविड ने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें जो इंटरनेट पे लगा दिया, पेनिट्रेशन बढ़ गई। अब इंटरनेट के ऊपर पाकिस्तान में या दुनिया जहान में जितने बिजनेसेस हैं इन सब को ऑनलाइन जाना है, ठीक है। और बिजनेस की जब हम बात करते हैं उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो उसकी सेल्स हैं, ठीक है। अब सेल्स हैं तो बिजनेस है, अगर सेल्स ही नहीं है तो फिर बिजनेस भी नहीं है। हाँ। तो सेल्स को बनाने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए आपको मार्केटिंग की जरूरत है। तो अब पुराने वाली मार्केटिंग तो चलती नहीं है। हाँ। अब है डिजिटल मार्केटिंग कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना किस तरह से अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को अपने कस्टमर्स के सामने किस तरह रखना है आपने, बल्कि किस तरह से अपने कस्टमर को अवेयर करना है, उसको वैल्यू अपफ्रंट देनी है, उसको बताना है कि यार तुम्हारे लिए क्या ठीक है। अच्छा। तो वो डेफिनेटली आपका सारा मामला सेल्स की तरफ आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग, इसके बगैर बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, लेकिन ये जो रिवायती हमारे बिजनेस हैं जो अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एंड सिरे से ही खत्म हो जाए, उनके लिए कितना जरूरी है कि वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए ताकि उनका जो बिजनेस है वो बूस्ट अप हो सके। अच्छा, बिल गेट्स की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। उसने वो कहता है कि जो बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं होंगे, हाँ। वो आइंदा सालों में बिजनेस ही नहीं होंगे। तो ये आइंदा साल भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, ये कोविड से पहले की बात है। अब तो फिर जो नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंस है इसकी। अच्छा, तो इसका मतलब अगर कोविड ना आता तो हम इस तरफ आते ही नहीं। कोविड ना आता तब भी हमने इस तरफ आना था। हाँ। लेकिन ये थोड़ा सा गैप आ जाता 2025 में आना था। अब जो है हम जल्दी आ गए। हाँ। तो मुझे आप बताइए कौसैन के इसमें क्या सीखा आपने, खासतौर पर काशिफ से क्या सीखा, क्या चीज़ें इसमें आपको नई सीखने को मिली और आपका पहले से ही इंटरेस्ट था इसमें, डिग्री आपने हासिल की या जो पढ़ रहे थे। अच्छा, यूँ है कि मैंने मैट्रिक के बाद स्टार्ट किया। मैट्रिक की जो छुट्टियाँ थी मुझे मिली थी 3 मंथ की जो होती हैं, उसमें सर काशिफ से मिला था और उसी में जो है मैंने इनसे ट्रेनिंग ली थी। इसमें सर ने मुझे सिखाया था डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर फिर SEO है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है। तो ये सारी जब स्किल आ गई उसको मैंने जो है इस्तेमाल किया और उसको जो है ना अपनी सर्विसेज अब सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे दी और अच्छा। इसी तरह से फिर सिलसिला चल पड़ा सारा। ठीक
ठीक है, मतलब आप भी सुन रहे हैं तो आपको भी खुशी हो रही है, Of course, जैसे हमें भी of खुशी course, हो रही है। of हाँ, course, of course. कि ये पाकिस्तान का असासा है जो ऐसे ही, पाकिस्तान के लिए काम ऐसे ही। कर रहे हैं और आप भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो काशिफ, मुझे ये बताइए कि सब लोग कहते हैं भाई हमने लाखों रुपए कमाने हैं घर बैठ के, ठीक है, वाकई कमाए जा सकते हैं घर बैठ के लाखों रुपए? घर बैठ के ना करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। अच्छा। मसला कमाने का नहीं है, आज के दौर में तो पैसे कमाए ही इंटरनेट से जा सकते हैं सिर्फ। मसला ये है यहाँ पे ज्यादा कि क्या आप सही स्किल चूज कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर कोई एक चीज स्टार्ट होती है ना तो सारे वही सारे स्टार्ट उसके कर पीछे लेते भागना हैं। शुरू वो हो एक जाते बंदा पीसीओ खोलता है, पूरा हाँ। पाकिस्तान पीसीओ खोल लेता है, हाँ। ठीक है। वो हर्ड मेंटालिटी है हमारी, हर बंदे ने उस तरफ लग जाना है। उसमें हर बंदे के लिए नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और ग्राफिक्स हैं, वीडियो के स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग है, मतलब सो मेनी डिफरेंट स्किल्स। तो आपने पैसे कमाने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपने सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि आप किस काम के लिए बने हुए। अच्छा, ये करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। ओके। जब आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपको फेलियर्स आएंगे। जो फेलियर्स आपको आ रहे हैं वो आपके फेलियर्स नहीं है, वो सक्सेस है। आपको पता लगता जा रहा है कि अच्छा मैं ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। जैसे आपको पता लगे कि यार अच्छा ठीक है, दिस इज समथिंग जो मुझे बड़ा मजा आ रहा है करने में, और इसको करके जो है ना मुझे टाइम और स्पेस का कोई अंदाजा नहीं है, मैं इसको 24 घंटे कर सकता हूँ। तो फिर वो जो टाइम है, आपने जो काम आपने 10 साल में करना था वो आप साल में कर लेते हैं। तो पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि वो स्किल किस बच्चे के लिए ठीक है, जो कि हम लोग करते हैं। हम हर किसी को स्किल नहीं देते हैं। पहले मतलब उन बच्चों को एनालाइज किया जाता That's है right. कि वो किस जी। चीज में अच्छे हैं, फिर बिल्कुल। उनके ऊपर वो फोकस किया जाता है कि बिल्कुल, अच्छा अब आप ऐसे ये ही। चीज कर जी लें। जी। तो काशिफ, ये आज हम जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें मार्केटिंग में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं और किनको लाजमी अपनी इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग करानी चाहिए? अच्छा, अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मैं तमाम बिजनेस ऑनर्स को जो कि काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक वो अपने कारोबार के लिए खुद नहीं बाहर निकलेंगे ना। अच्छा। नया बिजनेस मॉडल ये है कि आप चाहे सीईओ हैं, लेकिन आपको अपने कस्टमर के साथ ना इंटरेक्ट करना है। तो उसके लिए आप बाहर निकलें। सबसे पहले आप वीडियो कंटेंट बनाना सीखें। आप अपने कस्टमर्स को वो बातें बताएं जिनसे उनकी हेल्प हो। जब आप बातें बताएंगे और उनकी हेल्प होगी तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे, बाकियों की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ। तो एक तो कंटेंट मार्केटिंग का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा। फिर आपको सोशल मीडिया का पता होना चाहिए कि आपने उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है कैसे है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। फिर सर्च इंजन का आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन की आपने मार्केटिंग कैसे करनी है और सर्च इंजन पे आपने उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के लिए कैसी होनी चाहिए, सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए कैसी होनी चाहिए, और फिर ईमेल मार्केटिंग के बारे में आपको पता हो। तो ये चंद चीज़ें अगर आपको पता लग जाएं, जो कि इतना मुश्किल नहीं है आज के दौर में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको पता लग जाता है सारा कुछ, तो फिर आप बहुत पैसे बना सकते हैं बिजनेस। लेकिन काशिफ, ये तो जो भी चीजें आपने हमें गिनवाई हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, सारी इंटीग्रेटेड हैं, सारे लिंक्ड अप हैं, लेकिन क्या ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी या इनमें से कोई स्पेसिफिक ऐसी चीजें जो सीख लें तो वो सब पे भारी है? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि चीज़ें तो इवेंचुअली जितनी ज़्यादा सीखने होता अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप इनिशियली जो हम रेकमेंड करते हैं कि आप सोशल मीडिया से स्टार्ट करें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो आपने लेना है सोशल मीडिया से लें, आप ना सर्च इंजन वाली साइट पे जाएं। मैं सर्च इंजन इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि वो थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा है, ठीक है, उस साइट पे ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं। तो आप सोशल मीडिया से स्टार्ट कर लें, उधर ही आप अपना इतना स्केल कर लेंगे अपने बिजनेस को कि शायद आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, ठीक है, मतलब छोटे से शुरू करें ना, बिल्कुल, सोशल बिल्कुल, मीडिया से आप बिल्कुल, उसको चीज को बिल्कुल। इनिशिएटिव तो लें। अच्छा कौसन, मुझे बताइए, ये आपको पहली ऑफर आई थी या इससे पहले भी ऑफर्स आई हैं और आपने जो है इसको चूज किया? नहीं, पहली ऑफर नहीं है। इससे पहले मैं मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर चुका हूँ, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। ठीक है। तो ये पहली नहीं है। और ये अब जो प्रैक्टिस के दिनों के बाद ये चीजें आ गई हैं, जब आप पूरे एक्सपर्ट हो गए तो उसके बाद ये ऑफर्स आना शुरू हुए? नहीं, मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था मुझे तभी एक क्लाइंट पाकिस्तानी मिला था, और तभी जो उसी से कॉन्फिडेंस बना के मैं कर सकता हूँ। तो बस दुबई भी गया है ये, दुबई में इसको ऑफर आई है, दुबई गया है और वहाँ पे कंपनी के साथ काम भी किया इसने। वो बताएं क्या दुबई में गया, वहाँ पे मुझे ऐसी सोशल प्रेजेंस से ही मुझे वहाँ की कंपनी ने बुलाया। अच्छा। और मेरी पूरी टीम को बुलाया, पूरा स्पॉन्सर्ड ट्रिप था। क्या तो बात है। वहाँ पे गया, उनका 1 मंथ का प्रोजेक्ट था सारा, वो कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे 7,000 दिरहम की ऑफ़र की। अच्छा, उन्होंने 7,000 दिरहम की ऑफ़र की। मैंने सर को कॉल मिलाई, मैंने कहा सर मुझे क्या करना चाहिए। सर ने मुझे कहा कि अपने ख्वाब नहीं बेचने। मैंने कहा ठीक है। अब 7,000 दिरहम वो जो मुझे मंथली दे रहे थे उससे ज़्यादा मैं पाकिस्तान में उससे 1 हफ्ते में कमा सकता हूँ। तो सर ने मुझे कहा कि आपने अपने ख्वाब नहीं बेचने, तो मैंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद उनका मैंने प्रोजेक्ट वाइंड अप किया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर तो फिर ऑप्शन ही बहुत।
और लोग खुद ही कांटेक्ट करते हैं। क्या बात है। लेकिन कौसैन, एक जो ऑनेस्ट क्वेश्चन आपने देना है, ठीक है? हमारे देखने वाले भी ये चाहते हैं, मुझे बताइए स्किल्स सीखने के बाद कितने अरसे बाद, मतलब लोग तो ये भी कहते हैं कि हम महीने बाद भी डॉलर्स में पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं, लाखों रुपए कमाना शुरू, स्किल्स के कितने अरसे बाद आप कमाई करना शुरू कर देते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। ये हर बंदे पे डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है, वो अपने स्किल्स, उसने स्किल तो सीख लिया, अब उसको यूटिलाइज किस तरह करता है, उस पे काम कितना करता है, उस पे एफर्ट कितनी करता है, मेहनत कितनी करता है, ये हर बंदे की अपनी एक टाइमलाइन होती है, हर बंदे पे डिपेंड करता है कि अपने स्किल को किस तरह लोग अब जैसे मैंने किया, मैं ट्रेनिंग ले रहा था, साथ साथ मैं अपना भी काम कर रहा था। अच्छा। तो मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हो गए। ओके, ठीक है, तो ये अब मैं चाहता तो मैं ऐसी बस ट्रेनिंग लेकर फिर सोचता रहता रहता कि मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट खुद चल कर आता है। पहले आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको थोड़ा सा मार्केट में निकलना पड़ता है, खुद को सोशलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो तभी जो है ना, अब ये हर बंदे पे डिपेंड करता है वो किस तरह खुद को यूज करता है। ठीक है, कि मतलब वो ट्रेनिंग दे रहा है उसके साथ साथ करना शुरू कर देता है, या फिर वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद खुद को उस चीज़ पर लेकर आता है। अच्छा काशिफ, आजकल बात हो रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की कि आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। कैनवा की आजकल बहुत बात हो रही है, आपने भी सुनी होगी, आप तो सुनते ही रहते होंगे, आप तो सिखाते भी हैं, तो उसके थ्रू भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि पैसे कमाए जा सकते हैं। कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं उसके थ्रू? देखिए, कैनवा एक टूल है, ठीक है, और टूल के थ्रू किसी बिजनेस को जो आउटपुट चाहिए ना, मतलब किसी भी बिजनेस को विजिटिंग कार्ड्स भी चाहिए, उसको ब्राउचर्स भी चाहिए, उसको प्रेजेंटेशंस भी चाहिए, उसको सो मेनी डिफरेंट थिंग्स उसको चाहिए। तो ये टूल जो सा है बड़ी थोड़े टाइम में कम जिनको कंप्यूटर का यूज जो कम करते हैं, अच्छा। वो भी इसको स्टार्ट कर लें तो इससे बहुत पैसे बना सकते हैं। अभी एक वो रेहान भाई हैं, हाँ। उन्होंने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की हुई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये स्कैम भी है और ये भी है तो वो भी है। इट्स नॉट अ स्कैम, ये इंटरनेशनल कंपनी है कैनवा। अच्छा। और इसके ऊपर आप विद इन अ मंथ जो सा है इजीली आप उसको सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं कैनवा के ऊपर? कैनवा पे कोई भी आउटपुट, जैसे बिजनेस को विजिटिंग कार्ड चाहिए, अच्छा, डिफरेंट चीजें बिजनेस को चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाएं, फाइवर पे अपनी सर्विसेज देना शुरू करें, आप वर्क पे जाएं कि जी मैं डिजाइन कर सकता हूँ आपके लिए, विजिटिंग कार्ड कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो वहाँ पे जाएं, जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है जाएं वहाँ पे डालें जाके, और उसका आउटपुट निकालें और बिजनेस को दे दें और पैसे ले लें। मतलब इट्स वेरी इजी, सिंपल है। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही इजीएस्ट टूल है। प्लेटफॉर्म तो है लेकिन टूल है टू क्रिएट डिजाइन्स। ओके, ठीक है, तो वो आपके लिए बजाय इसके आप फोटोशॉप में जाएं, फोटोशॉप में ज्यादा टाइम लगता है सीखने में। अच्छा। और वो कस्टम वर्क है सारा का सारा। हाँ। यहाँ बने बनाए टेम्पलेट्स है, तो आपने टेम्पलेट्स उठाना है, आपने इन्फॉर्मेशन जो सी है वो रिप्लेस करनी है, वहाँ से आउटपुट निकालना है पीडीएफ फॉर्म में या जिस फॉर्म में निकाल के क्लाइंट को दे देना है, उसने उठाना है अपना प्रिंट करवाने चला जाना है, उसने आपको थैंक यू बोलना है, पैसे देने हैं, फीडबैक देना है, एंड दैट्स ऑल। और आपने पैसे कमाना शुरू कर दिए, क्या ही बात है। ऐसे ही है। लेकिन हमारी, आपको पता है ना, पाकिस्तानी कौम बड़ी जुगाड़ू है, हर चीज में जुगाड़ निकाल लेती है, और उसका नेगेटिव यूज भी बहुत ज्यादा करती है। आपने अमेज़न की एग्जांपल भी देखी होगी कि 18,000 से ऊपर जो अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे ही है। तो क्या ये डिजिटल मार्केटिंग में भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसको भी नेगेटिव यूज में लाया जा सकता है? देखिए, हाँ, नेगेटिव यूज तो हर चीज़ को ही लाया जा सकता है, लेकिन मैं सारा पाकिस्तान सुन रहा है, इनको एक बात समझा दूं, जो जितने लोग भी स्कैम कर रहे हैं, कि जब आप इंटरनेट पर स्कैम नहीं करते, मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, आप गोश्त वाले हैं, ठीक है, आपने डाल दिया थोड़ा सा ना, छिछड़े भी डाल दिए, ये करके पूरा कर दिया, किसी ने नहीं देखा, कहीं पे कोई रिकॉर्ड जनरेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इंटरनेट पे आप जो भी कर रहे हैं ना, आपका डिजिटल फुटप्रिंट बनता जा रहा है, हर एक्टिविटी लॉग हो रही है। ठीक है, इवेंचुअली जब आपने पकड़े जाना है, या आपको किसी प्लेटफॉर्म ने पकड़ लेना है, या आपको किसी क्लाइंट ने जिस दिन पकड़ लिया और आपको उठा के लीगल कोर्ट में ले गया, या कोई बंदा भी इस तरह का कोई मामला हुआ ना, तो आपका सारा कुछ सामने आ जाएगा। और इंटरनेट इवेंचुअली वो भी एवेल्युएट करता है। अगर आप फाइवर पे हैं और आपके फीडबैक्स अच्छे नहीं है तो आप डी रैंक हो जाएंगे। आप वर्क पे हैं, अगर आपके फीडबैक्स अच्छे नहीं है तो आप चले जाएंगे। अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है और उसके रिव्यूज़ ठीक नहीं आ रहे, तो इवेंचुअली आपको वहाँ से भी जो है वो निकाल दिया जाएगा, तो इवेंचुअली आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ठीक है, और अभी ये जो अकाउंट्स वाला मसला चल रहा है, एक टाइम आएगा जब वो ऑब्वियसली अमेज़न देख लेगा कि जी इनफ मामला हो रहे हैं पाकिस्तान से, और कितना बंद कर देंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी बंद हो जाएगी लोगों के लिए। तो इसको समझना जरूरी है। जितना टाइम 1 नंबर काम में लगता है उतना ही 2 नंबर काम में लगता है, तो 1 नंबर करके लॉन्ग टर्म आप पैसे कमाएं बजाय इसके कि शॉर्ट टर्म आप उस चक्कर में पड़े।
लेकिन फिर आपको नहीं लगता काशिफ कि फिर जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑनेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं, या पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अब 90% आबादी ना इस चीज पर आ गई हुई, डिजिटल हो चुकी है, तो उनको फिर एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान का नाम गंदा कर रहे हैं? देखें, ये गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समहाउ पाकिस्तान से जो लोग भी काम करें उन्हें डिजिटली रजिस्टर होना चाहिए, उनको उनकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर होनी चाहिए, ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी है और हमारा जो एक इमेज जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, हम जब बाहर काम करते थे एक दौर वो भी था, जब हम आज भी होता है समटाइम्स कि आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी नहीं चाहिए, तो वो आपको हर्ट करता है, ठीक है। और हमने बहुत टाइम लगाया है, मतलब हमारे जैसे लोगों ने, मेरा अपना कैरियर जो है वो 20 साल का इंटरनेट पे हो गया, तो हमने बड़ा टाइम लगाया पहले खुद करने में, फिर अपनी रेपुटेशन डेवलप करने में, फिर पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में, और फिर लोगों को आगे सिखाने में और अवेयरनेस क्रिएट करने में, और पूरे पाकिस्तान जो 90% लोग हैं इनको बताने में कि ये अच्छा काम है, इसको कर लो। तो वो कहीं ना कहीं फिर वंस अगेन ऐसे लगता है कि हम देख रहे हैं दूसरी साइड पे इंडिया को जो 160 बिलियन जो है लेके आ रहा है, तेल के पैसे कम आ रहे हैं सऊदी अरब को और उनको पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो सेम हम भी कर सकते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी 30 नंबर पे है फ्रीलांसिंग में, लेकिन अभी ये जो अमेज़न वाला मामला है, मेरा ख्याल है, मेरा मैसेज है सबको जितने मेंटोर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मैंने और भी इंटरव्यूज में कहा है कि हम सबको जितने मेंटोर्स हैं साथ में बैठ के एक आउटलाइन डेवलप करनी चाहिए एथिक्स की और वैल्यूज की। और हमें ना पहले, मतलब हमने अगले चैप्टर पहले पढ़ा लिए, मुझे लगता है कि फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग या अमेज़न पढ़ाने से पहले ना सबको एथिक्स और वैल्यूज पढ़ानी चाहिए। उसके बाद जाके जो है ना, जो हमारा जब आपका माइंडसेट ठीक होता है ना, जब आपको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो फिर आप लॉ को भी एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपको पता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को क्यों फॉलो करना है आपने, क्यों आपने प्राइवेसी पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना है, क्यों आपने प्लेटफॉर्म्स को लाजमी उनके साथ कंप्लाइंट रहना है, क्यों आपने नहीं करना ये काम कि आप दूसरे रास्ते से चीजें करें, क्योंकि उन 10% लोगों की वजह से ना बाकी पाकिस्तानी जो है ना वो गंदा हो रहे हैं, और उनका जो इमेज है वो इंटरनेशनली डिस्टॉर्ट होता जा रहा है। तो मैं काशिफ जाते जाते ये पूछूंगी कि 5-6 ऐसी चीजें हमें लिस्ट करा दें कि जिसकी वजह से ये चीजें सीख लें तो हम लोग आराम से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अच्छा दो बात मैं कर देता हूँ। ठीक है, एक बात तो जो बात आज मैं करना चाहता था कि इस शो पे, एक तो ये कि आज दानिया नहीं है तो आपकी तारीफ नहीं की किसी ने, तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, एक तो ये बात ठीक है, आज दानिया नहीं है तो मैं उसकी कमी पूरी कर दूं। दूसरी चीज़ ये है कि जितने लोग भी घर अपने मतलब पेरेंट्स हैं, बहुत सारी ख़वातीन देखती होंगी, मेरी उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि डिग्रीज करवाएं, ठीक है, ज़रूर करवाएं, लाजमी करवाएं, इससे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि ग्रेड्स लेना कॉलेज से और फिर डिग्री लेना एक पुराना फॉर्मूला था सक्सेस का, अब ये फॉर्मूला नहीं है। डिग्री फिर भी करवाएं, आपको चाहिए, ऐसा नहीं है कि तालीम से ऐसा नहीं है, लेकिन ना अब इस दौर के अंदर जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला जो बंदा है ना, उसको बहुत सारे स्किल्स चाहिए। तो वो जो स्किल्स है ना, वो उसको बड़ी अर्ली एज में, अब आज अगर ये बच्चा फॉर एग्जाम्पल अभी से शुरू हुआ है 18 साल से, आप ये इमेजिन करें कि जब ये 25 साल का होगा तो ये कहाँ होगा, कहाँ तक पहुंचेगा, इंशाल्लाह ठीक है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल मार्केटिंग करवाएं, क्लाइंट कम्युनिकेशन, ठीक है, अंग्रेजी पे ध्यान दें, अंग्रेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांसिंग वाले प्लेटफॉर्म सारे के सारे वो बच्चों को दिखाएं, सिखाएं, और कैनवा एंड ये करें तो आपका ये छोटी छोटी चीजें अगर आप कर लेंगे और अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर देंगे तो आगे आने वाले जो दौर है ना उसमें वो एक्सपर्ट बन सकते हैं और लोगों को बीट कर सकते हैं, खासतौर पर जो बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ कौसैन मौजूद है। कौसैन, बहुत शुक्रिया, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और काशिफ हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौर में रहने वाले लोगों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और जनाब लाहौरियों के जो मसाइल हैं उनकी फहरिस्त दिन ब दिन लंबी ही होती जा रही है। कभी चीनी का बहरान सर उठाना शुरू हो जाता है, लोड शेडिंग का मसला है, तो कभी जनाब आटे का
जो बहरान है वो सर उठाना शुरू हो जाता है। और आजकल महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, उरूज पर पहुंची हुई, आसमान पर कीमतें चली गई हैं, लेकिन आटे का जो मसला है वो कभी भी हल नहीं हो पाया है। आज भी हम आटे की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया जा रहा था और एक कैंपेन चलाई जा रही थी, सस्ता आटा स्कीम के तहत लोगों को सस्ता आटा फराहम किया जाना था। सब्सिडाइज जो अशिया थी, सब्सिडाइज आटा दिया जाना था ताकि लोगों को जो रिलीफ पहुंचाया जा सके और कम से कम उनके ऊपर बर्डन डाला जाए। लेकिन जब से ये कैंपेन आई है, आटा तो जनाब गायब ही नज़र आया है। हमें वो जो ग्रीन कलर के थैले हैं जिनमें आटा मुहैया किया जाता है वो हमें मार्केट में कम से कम ही नज़र आए हैं। तो उसकी बना पर लोग जो है बाकी चक्की का आटा और जो दूसरा आटा है वो खाने पर मजबूर है, जो मनमानी कीमतों में फ़रोख्त हो रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है आटे की और ये कब तक यूं ही जारी और सारी रहेगी? अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। अब्दुल कादिर, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? हम फाइन। अच्छा, आटे के हवाले से जिस तरह आपने बात की है, तो आटा जो है एक बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि आटा जो है वो हर घर की लाजमी ज़रूरत है, चाहे वो एक मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि वो उमरा हो, अशराफिया हो, या चाहे सब ने आटा जो है घर में लाजमी तौर पर खाना है। और आटे की इस वक्त मार्केट में सूरत हाल ये है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक मतलब कि रिवायत रही है कि वो गंदम जो है वो सरकारी कोटा पे रिलीज़ करती है, उस गंदम की भी कीमत जो है वो मुकर्रर की जाती है, और उस गंदम से बनने वाले जो आटा है उसकी कीमत भी मुकर्रर की जाती है। पंजाब हुकूमत ने इस बार जो आटे की कीमत मुकर्रर की गई थी वो 980 रुपये 20 किलो आटे का थैला और 410 रुपये 10 किलो आटे का थैला। ये तकरीबन 49 रुपये पर केजी बनता है कि शहरियों को पर केजी आटा जो है 49 रुपये तक मिलेगा। लेकिन इस वक्त की मार्केट में सूरत हाल ये है कि जो चक्की आटा है वो 49 से डबल से भी ज़्यादा है, 105 110 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो ओपन मार्केट के गंदम की जो आटा बनता है फ्लोर मिल्स की जानिब से, वो 75 से 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, लाल और जो है वो सफ़ेद आटे की शक्ल में। लेकिन जो सरकार का गंदम का आटा है उसकी कीमत जो है वो 49 रुपये है, लेकिन ये कागज़ों तक है, क्योंकि शहरियों को आटा इस वक्त जो है वो बासानी दस्तयाब नहीं है। जब भी मार्केट में जाएं, अगर मार्केट की दिगर जो अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से जो है वो कवरेज के लिए जाए, तो लोग सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात करते हैं वो आटा है। आज से 4 माह या 5 माह पहले जो है लोग घी के ऊपर बात किया करते कि घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन घी की कीमतें अब नीचे आई हैं, तो अब आटा जो है वो महंगा होना शुरू हो गया। 3 आइटम्स हैं जिनको जो है वो पॉलिटिकली भी जिसे यूज़ किया जाता है, जिसमें आटा, घी और चीनी। इन तीनों में से किसी ना किसी का मसला जो है वो रहा है, और शहरियों को हमेशा रहा है। कभी चीनी का मसला रहता है, कभी घी का मसला रहता है। घी और चीनी का मसला हल हुआ है तो आटे का मसला जो है पिछले 1-1.5 माह से जो है वो काफ़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि किल्लत जो है वो बहरानी कैफियत इख्तियार कर चुकी है। ये नहीं कि लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को आटा मिल रहा है, लेकिन सस्ता आटा नहीं मिल रहा। जो दावा किया जा रहा था कि सस्ता आटा मिलेगा वो नहीं मिलेगा। अच्छा, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से स्कीम दी गई है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर है। अच्छा, वहाँ पे 800 रुपये का 20 किलो का आटे का थैला है, वहाँ पे 40 रुपये किलो के हिसाब से है। वहाँ पे तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो मिल रहा है वो लोगों को एक लंबी लाइनों के बाद मिल रहा है। अगर एक यूटिलिटी स्टोर के ऊपर रोज़ाना आटे के थैलों की खपत जो है 20 किलो आटे के थैलों की खपत जो है वो 400 थैला या 400 सारिफ वहाँ पे रोज़ाना आटे के लिए आना चाहते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 50 आ रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 60 आ रहे हैं। और जो फ्लोर मिल्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है जी कि जो फूड डिपार्टमेंट है या महकमा खुराक जो है जिसकी जानिब से ये गंदम रिलीज़ की जाती है, उसकी वो गंदम जो है वो बर वक्त रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, डिमांड के मुताबिक नहीं कर रहे हैं। गंदम है नहीं क्या हमारे पास? गंदम की इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो सरकारी गोदाम है वहाँ पे तो गंदम है, क्योंकि सरकार ने जो एक टारगेट तय किया था कि 40 लाख मैट्रिक टन जो है वो गंदम ख़रीदनी है या 45 लाख, वो टारगेट तो जो है वो अचीव कर लिया। लेकिन जो मार्केट को स्टेबिलिटी देता है वो ओपन मार्केट या पंजाब की गल्ला मंडियाँ हैं। अच्छा। जहाँ पर गंदम की कीमतें जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे मुकर्रर होती हैं। अब इस वक्त गल्ला मंडियों की सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो ओपन मार्केट की गंदम है वो तकरीबन 3200 रुपये तक जो है वो बिक रही है। 3100 रुपये से लेके 3200 रुपये तक। इसमें क्वालिटी का भी थोड़ा सा इशू आ जाता है।
जो गंदम की सरकारी रेट है या जिसे स्पोर्ट प्राइस कहा जाता है, और स्पोर्ट प्राइस जो है वो किसान के लिए दी जाती थी। ठीक है। किसान के लिए इसलिए दी जाती थी पंजाब हुकूमत की जानिब से कि माजी में जब गंदम की कीमतें 1400 रुपये मुकर्रर की गई हैं, तो अमूमी तौर पर आड़तियान की जानिब से जो है वो गंदम क्योंकि वाफिर होती थी, ख़रीदार कम होते थे, तो वो किसान से गंदम 1200-1300 में लेते थे। इसलिए एक्सपोर्ट प्राइस किसान के लिए दी गई थी कि किसान के जो अखराजात हैं या जो पैदावारी अखराजात हैं उससे कम पे उसकी फसल ना बिके। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि स्पोर्ट प्राइस जो है वो अब शहरियों के लिए बंद, लागत की है। उसकी वजह यह है कि 2200 रुपया जो है वो फ़ी मन या 40 किलोग्राम स्पोर्ट प्राइस जो है या इमदादी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई। ये इमदादी कीमत तो किसान को इमदाद देने के लिए थी। अब वो इमदादी कीमत जो है वो 2200 है और ओपन मार्केट का गैप जो है वो 1000 रुपये के 3200 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है, और 3200 रुपये में मंडी में फ़रोख्त हो रही है। जब आप उसको घर लेके आएंगे या अपनी आटा चक्कियों पे लेके आएंगे, वो डीजल की कीमतें जो हैं वो तो अब आपके सामने ही है कि आलमोस्ट डबल हो चुकी हुई हैं। ये सारे अखराजात जो हैं बढ़ रहे हैं, और इन अखराजात के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अगर पंजाब हुकूमत की जानिब से अमूमी तौर पर अगस्त और सितंबर में सरकारी कोटे की गंदम जो है वो रिलीज़ की जाती थी, ठीक है, और जब जो गंदम की कटाई सीज़न शुरू हो जाता था तो उस वक्त मार्केट में गंदम वाफर आती थी। कीमतें जो हैं ओपन मार्केट या गल्ला मंडियों की कीमतें जो हैं वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाती थी कि वो एक्सपोर्ट प्राइस के इर्द गिर्द रहती थी। लेकिन इस साल भी ऐसा नहीं हुआ। इस साल अगर 2200 रुपये कीमत मुकर्रर की गई थी और गंदम कटाई सीज़न में ही कीमतें जो हैं गल्ला मंडियों में गंदम की नई फसल की गंदम की आमद के बावजूद 25-2600 थी। उस वजह से क्या हुआ कि उस वजह से जो गंदम की ख़रीदारी ओपन मार्केट में थी वो फ्लोर मिलर्स को भी इजाज़त होती है, आड़तियों को भी इजाज़त होती है, और पंजाब गवर्नमेंट भी करती है, और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत भी करती है। लेकिन इस वक्त इस दफ़ा ये हुआ कि गंदम तो वही थी लेकिन उसके ख़रीदार ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उसकी कीमतें ज़्यादा हुई और उन कीमतों का बसरात जो है मार्केट में आ रहे हैं। और ये मार्केट में जो है ये जो मार्केट ज़राए हैं उनके मुताबिक नवंबर दिसंबर तक या जनवरी फरवरी तक ये कीमतें जो हैं वो मज़ीद बढ़ने का खर्चा है, क्योंकि जो स्टॉक पाइल है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। गंदम की फसल तो अब जो है वो मार्च अप्रैल में ही आएगी, अगले साल ही आएगी 2023 में। अब जो आपके स्टॉक पाइल में पड़ा हुआ है आपने उसी में से मार्केट को भी फीड करना है, उसी में से आपने जो अपनी फ्लोर मिल्स को भी करना है, और तमाम मार्केट की ज़रूरियात उसी में से करनी है। और अब सुना ये है कि अब जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो जो इंटरनेशनल मार्केट जो है आलमी मंडियाँ वहाँ से भी गंदम की ख़रीदारी के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया गया, ताकि ये जो गैप है डिमांड एंड सप्लाई का इसको फिल किया जाए। लेकिन उसके बाद उसका भी जो असरात आएंगे वो आएंगे तो आम शहरी के ऊपर। अगर हुकूमत महंगी गंदम आलमी मंडी से ख़रीद के सस्ती देती है, बिल्कुल अगर वो सस्ती देती है तो वो जो सब्सिडी की कीमत है वो भी तो टैक्सेस में है, और टैक्सेस आप में जो है वो ना चाह के भी दे रहे हैं। तो इस वक्त की मार्केट की सूरत हाल ये है कि लेकिन ये जो स्कीम के तहत जो आटा दिया जा रहा है ग्रीन थैलों के अंदर वो मिल रहा है लोगों को? नहीं, इस वक्त ग्रीन थैला जो है वो आपको, अच्छा ग्रीन थैले के ऊपर आपने बात की, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोगों को जो इस वक्त जो दुकानदार हैं वो भी अब इसमें जो है ना उनको समझ आ चुकी हुई है कि ग्रीन थैले हमें, अगर हम फ्लोर मिलर को कह रहे हैं कि हमें 200 थैला रोज़ाना दिया जाए या योमिया दिया जाए, तो वो 200 थैला जो है वो योमिया नहीं दे रहा, वो 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के दे रहा है। तो अब उन्हें भी समझ आ चुकी हुई है कि 49 रुपये में और 75 रुपये में खासा फ़र्क है। हाँ। वो अब ये भी सुनने में आ रहा है क्योंकि इंतज़ामिया अमूर जो है उस वक्त मार्केट में कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा। लोगों की जानिब से, सार्फिन की जानिब से ये कहा जाता है कि जी ये फ़लाने आटा डीलर जो है इसके पास फ्लोर मिल की गाड़ी आई है, इसने आटा उतारा है, पूरा आटा वहाँ पे जो है 500 थैला या 1000 थैला उतरा है, तो वो 2 घंटे बाद जो है वो मिल नहीं रहा। अब लोगों में जो एक जिसे कहते हैं कि एक रूमर्स जो हैं वो ये फैल रहे हैं कि मार्केट में भी अब जो आटा डीलर हैं वो ग्रीन थैले को खोलते हैं, उसमें से आटा निकालते हैं, ग्रीन थैला साइड पे करते हैं, वही आटा जो 49 रुपये फ़ी किलो में शहरियों को मिलना है वो 75 रुपये फ़ी किलो तक चला जाता है। जब भी डिमांड एंड सप्लाई में गैप ज़्यादा होगा कीमतें ऊपर जाएंगी, और जब हुकूमत की तय करदा कीमतें और मार्केट की कीमतों में फ़र्क आएगा तो फिर उसके बाद जो है वो लोग जो हैं उनको तकलीफ़ ज़्यादा उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो मार्केट चलाने वाले हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। जिस तरह फ्लोर मिल्स के ऊपर मुतअद्दिद फ्लोर मिल्स को जो है वो महकमा फूड की जानिब से जुर्माने भी किए गए, उनके लाइसेंस भी कैंसिल किए गए, उनके ऊपर जो है वो
महकमाना कार्रवाइयाँ भी की गई। उसकी वजह ये थी कि 2200 में जो गंदम आप ख़रीद रहे हैं या जो आप 1800 में जो गंदम आप ख़रीद रहे हैं, वो आप गंदम पिसाई किए बगैर अगर ओपन मार्केट में बेच देते हैं तब भी आपको फ़ायदा है। फायदा है, वो हाँ, तो ज़्यादा exactly, फ़ायदा हो गया हाँ। ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो मार्केट को डिस्टर्ब करती हैं। और लेकिन फ्लोर मिल्स वालों से हमारी बात होती है अब्दुल कादिर, वो कहते हैं हम खुद से तो नहीं ना पैसे डाल सकते, हम तो नुकसान में जा रहे हैं कि इस तरह लोगों को नहीं, रिलीफ नुकसान में पहुंचाएं। अगर नुकसान में जा रहे हैं तो फिर फ्लोर मिल्स की जानिब से वाज़े तौर पे जो है वो आवाम को भी आगाह करना चाहिए। चले हुकूमत को आगाह ना करें अपने मसाइल के हवाले से, आवाम को आगाह करें कि इस वक्त लाहौर की डिमांड जो है यौमिया इतने थैलों की है। हाँ। एक एवरेज जो है यौमिया तकरीबन 2,50,000 थैले रोज़ाना चाहिए, तकरीबन 1 करोड़ या 1.25 करोड़ की आबादी को फीड करने के लिए। ओके। तो इस वक्त जो मार्केट में सप्लाई आ रही है वो 1.5 लाख से भी कम है। अब ये चीज़ें जो हैं नुकसान में तो नहीं जा सकती। अगर हुकूमत ने आपको 3 मन गंदम दी है तो आपने 3 मन गंदम का आटा मार्केट में देना है। और अगर आपको 6 मन गंदम दी है हुकूमत ने कोटे से, तो फिर आप 3 मन नहीं, फिर आप 6 मन का ही देंगे। हाँ। और ये खींचातानी जो पंजाब फूड डिपार्टमेंट और पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है, इनके दरमियान ये चलती रहती है। कभी इनके दरमियान जो है वो रोमांस बहुत अच्छा हो जाता है जब इनका कोटा बड़ा अच्छा हो जाता है, और जब इनके पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है उस वक्त गिले शिकवे भी सामने आ फिर एक जाते हैं। सर्द जंग शुरू हो जाती है इनकी, फिर हाँ। इस सारे मामले में अवाम जो है उसे तो पिसती है। वो पिसती है, वो अब भी पिस रही है। इस वक्त भी मैं मार्केट से ही सुबह सवेरे जब मार्केट की सूरत हाल को देख के आया हूँ, तकरीबन कुछ 4 आटा डीलर्स हैं। गड़ी शॉ में है, कैरी अच्छा। शाब में है, मुगलपुरा में है और बगबानपुरा में। ठीक है। इन तमाम चारों आटा डीलर्स के पास ग्रीन कलर का थैला नहीं पड़ा हुआ था, और वो 15 किलो का जो 1300 रुपए में दिया जा रहा है, 75 रुपए फी किलो बनता है, वही पड़ा हुआ था। और अगर आपने खुला आटा लेना है तब भी शहरी जो है वो 5 किलो 2 किलो आटा ख़रीद सकते हैं। किसी का 75 रुपए किसी ने कीमत मुकर्रर की हुई है, किसी ने 78 रुपए। और अगर लाल और सफ़ेद आटा मिक्स है तो वो 80-85 रुपए फ़ी किलो तक जो है वो शहरियों को मिल रहा है। सस्ता आटा अगर आप शहरियों को कहें तो वो इस वक्त नहीं मिल रहा। और रमज़ानुल मुबारक जो है, रमज़ानुल मुबारक बड़ा दूर है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अमूमी तौर पे लोगों को जो है वो ट्रक्स लगा दिए जाते हैं, पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, रमज़ान बाज़ारों से भी मिल जाता है। हाँ, माजी में भी ये रहा है कि हुकूमत ने जब भी मार्केट में आटा शार्ट हुआ है तो फ्लोर मिलर्स के ट्रक्स जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर खड़े किए हैं कि यहाँ से लोगों को आटा मिल जाए। लेकिन इस वक्त तो ये भी सुनवाई नहीं हो रही कि आटा किसी जगह से मिल जाए। लोग जो हैं वो एक दुकान से दूसरी दुकान पे जा रहे हैं। दुकानदार भी परेशान है। कुछ दुकानदार ये कह रहे हैं कि हमारा मतलब कि दीगर जो अशिया हैं वो बिकती ही जो है वो घर की ज़रूरियात के मुताबिक। अगर एक बंदा घी चीनी आटा लेने आया हुआ है तो अगर आटा नहीं मिल रहा तो ये नहीं हो सकता कि वो यहाँ से घी चीनी ले ले और आटा जो है वो 2 किलोमीटर दूर से जाके ख़रीदे। तो उस वजह से भी मार्केट में काफ़ी जो है वो है जानी कैफियत। और लेकिन इस हवाले से इंतज़ामिया ना तो कुछ करते हुए दिखाई दे रही है और ना ही कुछ कहते हुए दिखाई दे रही है कि कुछ कह ही दे कि जी नहीं आटा इतना आ रहा है, लोगों को मिल रहा है, ये रूमर्स हैं। कुछ नहीं है। मार्केट की सूरत हाल इंतज़ामिया को भी पता है, हुकूमती मशीनरी को भी पता है कि इस वक्त मार्केट जो है वो सरकारी जो कोटे का आटा है उससे ड्राई हो चुकी है। इस वक्त मार्केट इसका में हल क्या आपको लगता है? आप इस पे काम भी करते रहते हैं, हमें गाहे बगाहे आगाह भी करते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हल क्या निकाला जा सकता है? इसका हल जो है वो यही है कि अगर फ्लोर मिल्स जो हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस थोड़ा सा सख्त कर दिया जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए। माजी में भी ये होता रहा है कि जो इंतज़ामिया है, चाहे ज़िला इंतज़ामिया है, चाहे कुछ भी है, पटवारी या दीगर जो महकमे के लोग हैं वो मिलों पे आके बैठ जाते थे कि अगर 1000 गंदम की बोरी आ रही है तो उसमें से कितना आटा निकल के मार्केट में जाना चाहिए और किस जगह पे जाना चाहिए, वो पूरा चेक एंड बैलेंस होता था। लेकिन वो अब जो कीमतों में गैप है वो बहुत से लोगों को जो है वो क्या कह सकते हैं कि अच्छा भी लग रहा है। अच्छा। क्योंकि वो अब महकमे भी मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। पहले ये होता था कि गड़ी शॉ चौक में एक ट्रक खड़ा है, उसके बाद फिर जीटी रोड के ऊपर एक ट्रक खड़ा है। बाकायदा फ्लोर मिल्स के बाहर जो है, जो शहर के अंदर फ्लोर मिल्स हैं, उनके बाहर जो है उसी फ्लोर मिल का एक गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी जाती थी। लोग जो है वो आटा लेके चले जाते थे। लेकिन अब आटा वो भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो मिल रहा है वो तो लाइनें आपने लंबी लंबी लाइनें जो है हम दिखा के थक गए हैं। लेकिन किसी को जो है वो इनके ऊपर ना लाइनों में लगे हुए लोगों के ऊपर तरस आ रहा है, और जो खाली हाथ जा रहे हैं उनके ऊपर भी तरस नहीं आ रहा। दावे वादे जो हैं वो सभी कर रहे हैं। इस वक्त जो है मार्केट में अब जो है वो ये भी सुनने में आया कि फ्लोर मिल और जो फूड डिपार्टमेंट का जो एग्रीमेंट था
वो भी गंदम खत्म का, होने वो भी वाला है खत्म 19 हो रहा को। है। हाँ, और वो जो है वो दोबारा रिन्यू होगा, वो कितना कोटा होगा लाहौर। आज 15 तो हो गई है। अब देखें पीछे 4 दिन बचते हैं तो उसमें वो रिन्यू होगा, वो समरी भेजी जाएगी हुकूमत में, वो पास होगी, फिर जाके वो कोटा दिया जाएगा। तो उसमें भी अच्छा खासा जो टाइम लग सकता है। तो उसमें भी सफ़र किसको करना है? हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर घर की जो अशिया है, खुर्दनोश है, उनकी ख़रीदारी करनी है। तो जनाब एंड पे पिसना अवाम ने ही है। हमारे साथ अब्दुल कादिर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और आटे की सूरत हाल के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि क्या पंजाब की और लाहौर की क्या सूरत हाल है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ हैं, शायर हैं। और जनाब आज वो कौन सी किताब का तारुफ हमारे साथ करवाने जा रहे हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा। हमें बाज़ औक़ात बहुत सारी किताबें मौसूल हो जाती हैं और ज़ाहिर है हमारा भी ये दिल चाह रहा होता है कि हम तमाम किताबों को ज़ेर तबसरा लाएं और जिन्होंने भेजी होती हैं बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मान के साथ हमारे चैनल पे, वो भी ज़ाहिर इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो फिर उसका हल हमने ये निकाला कि जो हम एक एक किताब पे अलग अलग तबसरा करते हैं 5-7 मिनट का, उन 5-7 मिनटों में अगर किताब की ज़ख़ामत कम है, छोटी किताब है, तो जैसे कि ये मेरे हाथ में है, तो इस तरह की किताबों पे हम एक सिटिंग में 2 या 3 को ज़ेर तबसरा ला सकेंगे, लाएंगे, जिससे कि फ़ायदा हो जाएगा ये कि थोड़े से वक्त में हमारे तमाम जो चाहने वाले हैं या राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, उन लोगों की किताबों को भी ज़ेर तबसरा लाया जा सकेगा और कोई मिस नहीं होगी इस तरह से। तो आज 2 किताबें मैं इस सेगमेंट में पेश करूंगा आपके सामने और इस सेगमेंट को हम बुक शेल्फ का नाम देंगे। गाहे बगाहे हम ऐसा करेंगे कि वैसे तो रूटीन में जो होता है वही हुआ करेगा कि हम एक वक्त में एक ही किताब रखेंगे, लेकिन अगर ज़ख़ामत कम है, वॉल्यूम उसका छोटा है, तो हम फिर एक वक्त में 2 या 3 किताबें भी इंट्रोड्यूस करवा दिया करेंगे। सो बुक शेल्फ का जो सेगमेंट है उसकी पहली आज की किताब है, इमरान अख्तर सावल हैं, उनकी शायरी की किताब है अलस्त। अलस्त, ये योम अलस्त है। इमरान अख्तर सावल नौजवान शायर हैं, बहुत उम्दा शायर हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको एक इनकी गज़ल सुनाता हूँ, तो उसके बाद फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये कैसा अच्छा शायर है और कितना अच्छा लिख रहा है और एक रोशन मुस्तकबिल इसका इंतज़ार कर रहा है। जो भी कहता हूँ शेर होता है, कुछ भी लिखता हूँ शेर होता है, हाय क्या क्या कैफियत मुयस्सर है जब भी रोता हूँ शेर होता है, हाय क्या कैफियत मुयस्सर है जब भी रोता हूँ शेर होता है, मेरा रिज़्क़े सुखन है उसके पास शोख मिलता है शेर होता है, और आतिशे हिज्र में शबाना रोज़ इतना जलता हूँ शेर होता है, क्या ताल्लुक़ है हादसात के साथ ज़ख्म लगता है शेर होता है। तो ये इनका पहला मजमुआ है, शेरी मजमुआ। इन्होंने तमाम ये किया कि इसमें नज़में ज़्यादा कहीं, इनका ताल्लुक़ मिनहाजुल कुरान के साथ है, चूँकि लिहाजा इन्होंने बहुत सारी नज़में ऐसी भी हैं जो कि अपने जो इनके रहनुमा हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, उनके नाम भी इन्होंने काफ़ी सारी नज़में कही हैं, उनके मुर्शद के नाम भी नज़में कही हैं, बल्कि उनके जो साहबजादे हैं उनके नाम भी नज़म कही हुई है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी जो होती हैं मौज़ूआती नज़में वो भी हैं और गज़लें भी हैं। तो एक लिहाज से हम अगर कह सकें कि एक भरपूर शेरी मजमुआ है तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगी बात। इनकी शायरी बहुत अच्छी है, तवील नज़म लिखने का इनमें टेंडेंसी इनमें पाई जाती है, बहुत अच्छा इनमें गिरफ्त है ज़ुबान और उसलूब पे। और सहल मुमतना जिसे हम कहते हैं, सहल मुमतना छोटी बहर की जो मिसरे होते हैं उसकी गज़ल कहने में ये ज़्यादा सहूलत महसूस करते हैं। अभी इनका आगाज़ है, हम समझते हैं, आपने देखा कि कहीं कहीं कोई मिसरा आपको ऐसा मिलेगा कि आप चौंक जाएंगे, तो इनमें पूरा इम्कान है और हमारी दुआएं हैं कि ये बेहतरीन जो है वो मुस्तकबिल के हामिल हों। दूसरी किताब इसी सिलसिले में चिराग तले रोशनी, ये किताब है। हमने चिराग तले अंधेरा तो बहुत सुना है, लेकिन चिराग तले रोशनी से आपको लगेगा कि इसमें कोई नयापन है। और ये शायरी का मजमुआ नहीं है बल्कि ये रिफ्लेक्शंस हैं, इजहारिये जिन्हें कहना चाहिए, और ये रिफ्लेक्शंस है ज़हीर अहमद सुलहरी की। इसको जिन्होंने शाया किया है वो बुक हब पब्लिकेशंस हैं। एक छोटा सा इसमें जो एक मैं आपको चीज़ सुनाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इनका उसलूब बयान कैसा है। ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना था। मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी 2008 दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख थी। फॉर्म हाथ में थामे मैं कतार में खड़ा था। मेरे पीछे खड़े उम्मीदवार ने मुखातिब किया, भाईजान आप MBA के लिए जाएं, क्यों सीट ज़ाया कर रहे हैं, आपका तो आसानी से एडमिशन हो जाएगा। मैंने मुड़ के देखा तो एक गोल मटोल नूरानी चेहरा
चेहरे वाला नौजवान मुस्कुरा रहा था, वो मुझे सीधा रास्ता बता रहा था जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि मैं तो सहाफ़त के समंदर में बिना लाइफ जैकेट कूदने के लिए आया था। तकदीर मुहाफ़िज़ बनकर मेरे पीछे खड़ी थी। यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन ऐसे मर्दे कलंदर से मिलवा दिया जिसे डूबते हुए को बचाने की आदत थी। अब ये मुर्शिद बड़ी खूबसूरत एक ना इजहारिया है, छोटा सा रिफ्लेक्शन है। आपने शायद आपके ज़हन में आए कि ये जो छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस लिखने का एक मेथड है या एक रिवायत है, ये बड़े लोगों की दरअसल रिवायत है। अल्लामा इकबाल की जो स्टे रिफ्लेक्शंस के नाम से ही एक डायरी है, वो बड़ी खासी की चीज़ है। इसी तरह आपको हैरत होगी कि स्टीव वॉ जो बड़ा मशहूर क्रिकेटर है और ऑस्ट्रेलिया का शानदार बल्लेबाज भी था और कप्तान भी था, वो हर साल एक डायरी लिखता था और उसके बाद उसकी डायरी छप के बिकती थी और ख़ासी तादाद में शाया होती थी। तो ये एक अच्छा किया है काम, मेरे ख्याल है कि, और ये ज़हीर अहमद सुलहरी, आपको पता चल गया होगा कि ये एक मीडिया के स्टूडेंट थे जिन दिनों इन्होंने ये किताब लिखना शुरू की। उस दौर में जिस चीज़ पे नज़र डाली या जो इनकी नज़र से गुजरी, उसके बारे में इन्होंने सोचा और लिख दिया। मैं अगर ये कहूँ, मैंने एक छोटा सा नोट लिया इनके बारे में, मैं अगर ये कहूँ कि इनको अल्लाह ताला ने मुशाहिदा करने की आँख, सोचने वाला दिमाग और इजहार करने वाला कलम दिया है, तो ये बेजाना होगा। मैं ज़हीर अहमद सुलहरी के शानदार मुस्तकबिल के लिए दुआगो हूँ। ये था आज के बुक शेल्फ में 2 किताबें, अलस्त और चिराग तले रोशनी। ठीक है जनाब, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की तारुफ उन्होंने कराया है जिस किताब से। आप भी वो ज़रूर पढ़िएगा और फिर उसका फीडबैक हमें दीजिएगा। और अगर आप भी किसी किताबों का तारुफ करवाना चाहते हैं, हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर रब्ता कर सकते हैं। चाहिए यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जनाब, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जाको लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए समाजी मसाइल के हवाले से, तो मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है जिसकी बुनियाद पर एक अच्छा माशरा तामीर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बढ़ते हुए समाजी और मौशी मसाइल की वजह से मियाँ बीवी के इस खूबसूरत से रिश्ते में तनाव बढ़ता जाता है और ये रंजिशें बाज़ औक़ात रास्ते जुदा कर देती हैं। तलाक अल्लाह ताला का नापसंदीदा अमल है, लेकिन उसके बावजूद भी गुज़श्ता कुछ सालों में तलाक के शरह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता 10 दिनों की अगर बात की जाए तो सिर्फ लाहौर शहर की अदालतों में खुला और तलाक के 500 केसेस फाइल किए गए हैं, जिनमें बेशतर केसेस खुला के हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान भर की, तो हज़ारों केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों में रजिस्टर्ड होते हैं। साल 2021 में 1 लाख ख़वातीन ने खुला के लिए अदालतों से रुजू किया और 10,000 से ज़ायद ख़वातीन को खुला की डिग्रियां जारी कर दी गई। और लाहौर की फैमिली कोर्ट्स में 60,000 के करीब खुला के केसेस ज़ेरे समाअत हैं। तलाक और खुला के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, अदालतों में फ़ाइल होने वाले केसेस की नौइयत क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है, कानून क्या कहता है इस हवाले से, और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर जोड़े करते हैं जिसकी वजह से या जिसकी बुनियाद पर मियाँ बीवी में तलाक की नौबत आ जाती है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अमरीन कुरैशी हैं, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और माहिर कानून भी हैं। अमरीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अमरीन, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट ये चीज़ है, मतलब कि 10 दिनों में, और वो भी सिर्फ एक शहर की हम लोग बात कर रहे हैं, लाहौर की। और अगर पाकिस्तान की पूरी बात की जाए तो फिर तो ये केसेस जो हैं जो 500 सिर्फ 10 दिन में फाइल हुए हैं, ये हज़ारों तादाद बन जाती है इसकी। क्या वजह लगती है आपको कि ये इतनी ज़्यादा इसकी शरह में इजाफा होता जा रहा है? तो मुझे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि कोई भी शौक़ से या अपनी मर्ज़ी से कदम नहीं उठाता, स्पेशली लड़कियाँ इस माशरे में वो ये कदम नहीं उठाती अनटिल और अनलेस कि आपके हालात या सर्कमस्टांसेस इतने उस एंड पे पहुंच जाएं कि उनके लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि वो ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप जो बन जाती है उससे वो अलहदा हो जाए। सो इसके जो अगर आप जो हाई कोर्ट में जो एकदम से भी जो फाइलिंग हुई है, अगर आप उसको सिर्फ उसको देखें, उस ट्रेंड को, मैं अगर पर्सनली एज अ लॉयर और एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री जहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ वो है the increase of the inflation rate as well.
महंगाई बढ़ गई है, लोगों की जॉब्स जो हैं, जो 1 लाख कमा रहा है क्योंकि 40% डिक्रीज हो गया ऑल टुगेदर, तो समझ लें वो 60%, उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल जो मेंटल प्रेशर है, घर को चलाना, माँ बाप का ध्यान रखना, उसमें फिर जो वीकेस्ट जो आपके जो लिंक होता है या जो मोस्ट वनरेबल होता है वो नॉर्मली आपकी वाइफ है, जिसके ऊपर आप सारा प्रेशर डालते हैं, जिसके ऊपर जिस पे आपको शायद गुस्सा करते हैं, मार कुटाई भी हो जाती है। एंड देन सैडली हमारे कल्चर में वर्किंग वुमेन का कोई रुझान नहीं है, सो वो भी आप उनको काम नहीं करने देते। तो ये जो एलिमेंट्स आते हैं, दीज लीड टू, इससे डोमेस्टिक वायलेंस होती है और फिर देन दे हैव नो अदर चॉइस बट टू पार्ट वेज, आइदर अपनी वेलफेयर देखेंगे या ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहेंगे। मगर इसके अलावा ये भी है कि अवेयरनेस बड़ी आ गई है। 10 साल पहले, 20 साल पहले ऐसे नहीं था, लोगों में बर्दाश्त ज़्यादा थी और वो करते थे। फॉर द गुड फॉर द बैड मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है हर रिलेशनशिप का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। सो ये नहीं है कि कोई कमा नहीं रहा या उसके पैसे कम आ रहे हैं और आप उसको खुला कर रीज़न बना के आप कर लें। सो मैं उससे भी डिसएग्री करती हूँ। हाँ, अगर वो मार रहा है और अगर वो आपको खर्चा नहीं दे रहा, ये मुआशी तौर पर इसकी बुनियाद नहीं रखनी चाहिए ना रिश्ते की। सो ये नहीं है कि सारी जेन्युइन रीजंस होती हैं खुला लेने की, कुछ अनकंसिडरेबल रीजंस भी होती हैं। मेरे पास पिछले, और आई थिंक कोविड जब लॉकडाउन हुआ है उसमें से भी अगर आप देखें तो इंक्रीज़ हुआ है बहुत ज़्यादा फैमिली केसेस का, फैमिली डिस्प्यूट्स का। एंड देयर यू विल सी के जो फाइलिंग है पिछले साल अगर आप देखें कि पिंडी में आई थिंक 46,000 जो केसेस हैं फैमिली डिस्प्यूट्स के, वो फाइल हुए थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पीपल वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लॉकडाउन है, लोग दफ्तर नहीं जा रहे, काफ़ी लोगों की जॉब्स जो थी वो नहीं, उनको ले ऑफ कर दिया, काफ़ी लोगों को के बिजनेसेस थे वो उनको बंद करने पड़े। तो ये सारा कुछ जो था वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है जो स्पाउसल रिलेशनशिप होती है उस पर। एंड अनदर थिंग इज़ कि जब आपके पेरेंट्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेरे पास कैसे कॉल्स आए हैं, इंटरफेरेंस होती है। हाँ, कि फादर इन लॉ कर रहे हैं, सिर्फ मदर इन लॉज पे हमारा रुझान होता है कि जी सास और बहू पे नहीं, बुरी होती है। That's not true. Both the side, husband side and the wife side, just to be fair, कि नहीं वो नहीं रह सकती, आप कुछ भी करें, आप इनका जो है ना तोड़वा दें, ये इनको वो कर दें, जो बड़ा अनफेयर है जब आउटर जो आपके जो दूसरी सेकेंडरी रिलेशनशिप्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके। लेकिन इसमें ये जो खासतौर पर 500 केसेस फाइल हुए हैं, इसमें खुला के केसेस ज़्यादा बताए जा रहे हैं, और वो भी कि जिनकी पसंद की शादी हुई है। तो ये क्या आपको लगता है, मतलब हमारे यहाँ पे तो रुझान ये है कि मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग होती है या पसंद की शादी होती है तो शादी अच्छी चलती है, ज़िंदगी अच्छी चलती है। लेकिन अगर वही फिर पेचीदगी आना शुरू हो जाती हैं और एंड तक बात यहाँ पे आ जाती है कि आप लोगों ने अलहदा होना है, तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द के लोगों की हो जाती है, उस वजह से ये चीज़ें होती हैं, या अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है जो पहले होती है? आई थिंक प्रेफरेबली एक थोड़ा सा जब आप लव मैरिज या अपनी पसंद की शादी की तरफ जाते हैं तो फिर आप बाकी जो चीज़ें होती हैं, जहाँ पे बाकी जो प्रैक्टिकल रीजंस होती हैं ऑफ गेटिंग मैरिड टू समबडी, वो आप नहीं देखते, और आपको शादी के बाद नज़र आता है कि जो मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है वो नहीं है। आउटर फैक्टर्स होते हैं, लाइक हम लोग अभी मेंशन कर रहे थे, पेरेंट्स का जो अनड्यू प्रेशर होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी ये मैंने देखा है कि अगर आपके बच्चे ने लव मैरिज कर ली तो वो एक ऑटोमेटिकली कि उन्होंने उससे मेरी बात नहीं सुनी, उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक रेजिस्टेंस रखना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, एक ग्रज, वो इम्प्लाइड ग्रज पहले दिन से होगा, तो उससे भी बड़ा फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करता है। बट देन मुनीबा, यू सी कि ये चीज़ें जो हैं ये इस्लाम में शरई तौर पे और लीगली ये आपका राइट है। ये एक 10 साल पहले या पहले जो हमारी जनरेशन से पहले जो थी वो उसको कहते हैं एक सरेंडर्ड रिलेशनशिप भी है
जहाँ पे आपको मारा जा रहा है, आपको खर्चा नहीं दिया जा रहा, आपको घर में बैठाया रखा है, और आपको ये है कि आपने कहीं और बाहर नहीं बताना। अवेयरनेस इतनी आ गई है कि जहाँ पे कोई आउट ऑफ लाइन अगर चला जाता है और अपने के उसको उसका हक नहीं दे रहा, शरई हक, इस्लामी लीगल हक नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली खुला के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, तो फिर एंड पे यही होगा ना कि वो जाके फाइल केस करेंगे और खुला मांगेंगी। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है? तलाक के जब फाइल होता है केस, उसका प्रोसेस क्या होता है? खुला के जो केस है उसका प्रोसेस क्या होता है? तलाक जो होती है वो लड़के की तरफ से होती है। हाँ जी। वो उसका राइट है, और उसमें पहली चीज़ जो होती है, या तो वो वर्बली करता है, मगर जो एक नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो यही है कि आप नोटिस देते हैं, यानी कि आप तलाक नोटिस देते हैं 1 2 3। हाँ जी। ठीक है, वो जब आप दे देते हैं फिर आप जो है नोटिफाई उसके साथ ही कर देते हैं यूनियन काउंसिल को। अब यूनियन काउंसिल का काम है कि वो इस चीज़ को मीडिएट करे, इसको पहला जो स्टेप है वो मीडिएट करे। बट सैडली व्हाट आई हैव सीन, मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस हैं फैमिली मैटर्स के, over 200-300 cases is what I am currently dealing with. Okay. But what I see is कि यूनियन काउंसिल को भेज तो दिया जाता है, बट उसकी एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनको बैठा के मीडिएशन किया जाए। अच्छा। कुछ यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पे ये एक्चुअल के वो हेल्प कर रहे हैं, मगर अगर लड़के ने कह दिए कि नहीं जी मैंने नहीं उससे शादी करनी और मैंने शादी रखनी और मैंने मीडिएशन की तरफ नहीं जाना, तो देयर इज़ नो वे कि उनको इकट्ठा बैठा के इस चीज़ को सॉल्व कराएं। तो ये कागजी एक कानून है जहाँ पे वो कहते हैं कि 3 महीने या इसको टाइम देते हैं। प्रैक्टिकली मैंने नहीं देखा, एक दफ़ा या 2 दफ़ा कुछ यूनियन काउंसिल्स हैं जो हेल्प करते हैं, जो एक्चुअली कहते हैं कि ठीक है हम उन दोनों को बुलवाएंगे, मगर उनको ये है कि बस उनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं, 3 महीने गुजर गए और दैट्स इट, आपकी जो डिवोर्स डिक्री है वो हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुला फाइल या तलाक देते हैं किसी को इंटिमिडेट करने के लिए, अच्छा, डराने के लिए, okay. कि चलो शायद ये ठीक हो जाए, शायद ये वापस आ जाए, या ये लड़का ठीक हो जाए, अब ये शायद उस चीज़ को भी हम लोग नहीं देखते। और यूनियन काउंसिल क्योंकि हेल्प नहीं करती मीडिएशन में, और ये अदालत का काम है, मगर वो भी एक हद तक कि वो नोटिस देगी, मगर अगर नोटिस वो नहीं रिस्पॉन्ड करता नोटिस पे, तो फिर भी अदालत उसको डिक्री कर देती है। सो वो कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है मीडिएशन का अभी भी। और खुला का क्या प्रोसेस होता है? खुला का प्रोसेस ये होता है कि एक प्रॉपर एप्लीकेशन जाती है फैमिली एंड गार्डियन जो बोर्ड है, जो आपकी फैमिली डिवीज़न है सिविल कोड के, हमारे सिविल कोड की जो फैमिली डिवीज़न है, यानी कि फैमिली का जो सेक्शन है अदालतों का, वो डील करती हैं खुला के केसेस में। उसमें आप एप्लीकेशन देते हैं और उसमें आप बताते हैं कि भाई आपकी वट एवर रीजन्स, पहले था कि आपको बहुत थ्रेशोल्ड हाई था, आपको बताना पड़ा था कि ये मार कुटाई होती है, पैसे नहीं देता। अब ये है कि जो रुझान जो है वो यही है कि भाई आई कैन नॉट लिव विद दिस मैन, और इसकी वजह से कि मुझे खुला की डिक्री जो है वो दे दी जाए। अच्छा। 3-4 दफ़ा उसको बुलाया जाता है, अगर वो नहीं आता, जो एक और बड़ा सैडली एक बहुत ही आउट ऑफ रूटीन ये जो लॉयर्स हैं वो करते हैं, आई एम सॉरी आई एम ऑल्सो अ लॉयर, वो ये है कि वो आते नहीं हैं, वो एक डिलेइंग टैक्टिक जो है, वो लड़की अब वो वेट कर रही है, डेट्स हो रही हैं, वो दूसरी पार्टी ने वकील कर लिया, मगर वो वकील उसको कह रहा है लड़कों की तरफ से ये ज़्यादा आता है कि नहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं है अदालत में जाने के लिए। सो वो फिर ये होता है कि वो और जो है ना कंस्ट्रेन कर देता है, अपसेट कर देता है उस रिलेशनशिप को, तो ये भी मत किया करें। आई थिंक आई डोंट थिंक कि इसकी ज़रूरत है। अदालत आपको बुला रही है, आप आएँ, अपना स्टांस दें और उसको प्रॉपर तरीके से उसको सॉर्ट आउट करें, वरना पार्ट वेज। दूसरा अमरीन, अगर तलाक दे दी जाती है, फाइल हो जाती है, तो जो जहेज़ है और जो हक महर का एक जो दिया जाता है, औरत को हक दिया जाता है, तो वो फिर क्या वापस होता है? और बहुत ऐसे भी आपने भी केसेस देखे होंगे, फाइल होते हैं कि हक महर की चीज़ें भी रख दी जाती हैं, इवन दो के जहेज़ की चीज़ें भी वापस नहीं की जाती, तो फिर क्या उनके पास ऑप्शन बचता है? अच्छा, पहले मैं ये बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी होता है कि क्लाइंट्स आती हैं और उस वक्त तक इट्स टू लेट। जो भी चीज़ आपको शादी के टाइम पे एज अ गिफ्ट मिली है,
अपने हस्बैंड के और उसकी फैमिली की तरफ से, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती हैं। ये नहीं होता कि जब आपने खुला लेनी है या आपको डिवोर्स हो रही है तो वो सारी चीज़ें आप उसको वापस करें। कानून के मुताबिक जो चीज़ आपके इन लॉज आपको देते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। सो दैट वो जो परसेप्शन है कि जी उसका भी गोल्ड और वलीमे पे उन्होंने कितना दिया और हमने, वो चीज़ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा लोगों को है। एक तो पहली चीज़ वो मैं कहना चाह रही थी। दूसरा ये कि आप किस तरीके से वापस लेके आ सकते हैं, उसमें आप सूट फॉर रिकवरी करते हैं फॉर डाउरी आर्टिकल्स, और उसका भी ये प्रोसीजर है कि आपको पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है कि ये फॉर इंस्टेंस ये फर्नीचर लिया था, उसके साथ आपको रिसीट लगानी पड़ती है। सो जब आपकी शादी होती है, अल्लाह सबकी शादियां कायम रखे, उनको खुश रखे, मगर ये भी मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को कि अपने बच्चों की रिसीट्स जो होती हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों की चाहे कोई भी चीज़ है, वो रिसीट्स अपने पास रखे, स्पेशली गोल्ड की, क्योंकि उसको इस्टेब्लिश करना अदालत में, अब मेरे पास इतने केसेस हैं, वो कहते हैं कि भाई 80 तोलास गोल्ड जो है मेरा था जो मुझे नहीं मिला, यू नो 2000 में 1 तोला जो वाज मच चीपर देन व्हाट इट इज नाउ, यू नो। सो अब वो लड़का कह रहा है मेरे पास नहीं है। अच्छा, अब वो किस तरीके से कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? अगर आपके पास रिसीट्स नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है। सो दैट इज़ वाई बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी रिसीट्स अपने पास रखें। अच्छा, यू नो एक घर में होनी चाहिए और एक लड़की की तरफ होनी चाहिए। और एक और ये है कि अपने जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो हस्बैंड के घर से फ़ौरन आप निकलें, आप बड़े तरीके से निकलें। कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि आप रात को 2 बजे नंगे पाँव निकल रही होती हैं कि आपको घर से निकाल दिया, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और उसके बाद फिर वो घर नहीं आ सकती क्योंकि उनको घर से निकाल दिया जाता है। सो उसका मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपके ID कार्ड्स, वो या एटलीस्ट उनकी कॉपीज़ जो है एक अपने घर में रखें, बिकॉज थक जाते हैं अदालतों में, आई एम सॉरी टू से, थक जाते हैं अदालतों में, और बहुत सालों बाद जाके उसका एक्सेस आता है, क्योंकि नॉर्मली दूसरी साइड से ये होता है कि ये तो सब कुछ ले गई थी, इनफैक्ट ये तो हमारे घर का भी फर्नीचर और बाकी चीजें भी ले गई। हाँ, तो वो कैसे इतने छोटे बच्चों के, दूध पीते बच्चों के साथ वो कैसे ये सारा सामान रात को 2 बजे लेके गई, उसको लग जाते हैं 2 साल सुनने में। सो ये चीज़ें हैं जो हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए अबाउट दीज लिटिल थिंग्स, यू नो। लेकिन फिर आप क्या कहती हैं कि इसका हल क्या है, क्या निकाला जा सकता है? मतलब ये जो इसकी रेशो बढ़ती जा रही है, इसको किस तरह कम किया जा सकता है ताकि आने वाले दिनों में ये जो मसाइल हैं ये कम से कम हो? आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी है। हस्बैंड्स को मैं भी जो हैं, जो सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि अपनी बीवियों का ध्यान रखें। ये जो अंडरस्टैंडिंग के सिर्फ माँ और सिर्फ जो बच्चे हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बीवी बस है, इस दिमाग से थोड़ा सा बाहर निकल आएँ, इस माइंडसेट से बाहर निकल आएँ, उसको रिस्पेक्ट दें। अगर वो काम करना चाहती है और जायज़ तरीके से, वो प्रॉपर वर्किंग वुमन का वो आपका यू नो एक उसको करने दें, ताकि उसके पास यू नो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट के साथ एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो। दूसरा ये कि जो दोनों साइड्स के पेरेंट्स हैं, जब आप अनड्यू तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने बच्चियों की या बच्चों की, लड़कों की और लड़कियों की, दोनों की मैं कह रही हूं, हाँ जी। जब आप अनड्यू उनको फ़ोन करके और कॉन्स्टेंटली उसको करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये अल्लाह के लिए आपको बड़ा क्लियर कि डिवोर्स इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ, कि आप लास्ट आपको आपका हक ज़रूर है, मगर अल्लाह के नज़र से सबसे नापसंदीदा के वो है। तो मगर ये ज़रूर है मैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ नाजायज़ तरीके से आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, आपके बच्चों को मारा जा रहा है, आपका खर्चा आपको नहीं दिया जा रहा और कोई और तरीका नहीं है इस चीज़ को आगे मूव ऑन करने के लिए, तो अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करें। मगर अगेन एक बैलेंस, ये नहीं है कि उसने मुझे आज डांट दिया तो कल मैं जाके खुला करके, ऐसा नहीं है। बहुत अगर आपका गैर हो रहा है उस बंदे के साथ रहना, कि डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, खर्चा भी नहीं दिया जा रहा, जो बुनियादी राइट्स हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, तब आप ये कदम उठा सकते हैं। उसके अलावा
खुदारा इस तरह की चीज़ें करने से गुरेज करें, और जो देखने वाले हैं हमारे, उनकी जो फैमिलीज़ भी हमें देख रही हैं, उनको भी मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों की जो ज़िंदगी है उनसे खिलवाड़ ना करें आप लोग। हमारे साथ अमरीन कुरैशी, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट और माहिर कानून मौजूद थी। अमरीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और डाइवोर्स इश्यूज़ के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि इसकी रेशो क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, किस तरह इसको कम किया जा सकता है। अब मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैडम का गाना है, आप वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।